दोस्तों, आज की हमारी कहानी है देवरानी जेठानी का रिश्ता। आज मोना 2 महीने की बीमारी की छुट्टी के बाद पहली बार ऑफिस जा रही थी। मोना की देवरानी रेनू ने अपने हाथों से मोना के लिए टिफिन तैयार किया था। वह किचन से बाहर आते हुए बोली, भाभी आपका टिफिन। और मोना के करीब पहुंची तो मोना उसे गले से लगा लिया। मोना की आंखों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उसके मानस पटल पर अतीत की यादें किसी चलचित्र की भांति अंकित होने लगी। छोटे से गांव से मायानगरी मुंबई के पौष इलाके में बहू बनकर आने वाली रेनू के लिए अपनी ससुराल की राह पहले दिन से ही कठिन बन गई थी। शादी के बाद अपनी इकलौती जेठानी के पैर छूने के लिए झुकी तो मोना पीछे हटते हुए बोली, ओह व्हाट इज दिस, यह किस जमाने में जी रही हो गवार कहेंगी, आजकल कोई पैर छूता है क्या? यह हाईटेक युग है, हाय हेलो और हक करने का जमाना है। लगता है यह लड़की एजुकेटेड भी नहीं है। फिर तो भाभी से गले मिल जाओ रेनू, अजय ने हंसते हुए कहा। रेनू आगे बढ़ी तो मोना ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, बस बस दूर से ही नमस्कार कर दो, मैं मान लूंगी। रेनू दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करके आगे बढ़ गई थी। शादी के पहले दिन से ही जेठानी मोना का पारा 7वें आसमान पर चढ़ा हुआ था। हाईटेक सिटी मुंबई की गलियों में बचपन बिताने वाली मोना को किसी ठेठ गांव की लड़की बतौर अपनी देवरानी कतई पसंद नहीं थी। मोना ने अपने देवर अजय की शादी अपने मामा की इकलौती बेटी लवी से करवाने के लिए बहुत हाथ पैर मारे थे, परंतु अजय ने उसकी एक न सुनी थी। लवी मॉडलिंग करती थी और शहर के स्थानीय फैशन शोज में नियमित रूप से शरीक होती थी। फैशन शोज के लिए वह देश के अन्य शहरों में भी अक्सर जाती थी। लवी का ताल्लुक हाई फाई सोसाइटी से था। जुहू स्कीम इलाके में स्टार बेटा बेटियों के साथ स्वैच्छिक जीवन का लुत्फ उठाने वाली लवी फिल्मों में भी अपना नसीब आजमा रही थी। मोना किट्टी पार्टियों, शॉपिंग व पिकनिक की जबरदस्त शौकीन थी। वह चाहती थी कि उसके परिवार में ऐसी ही कोई मॉडर्न लड़की आए ताकि देवरानी जेठानी में बेहतर तालमेल बना रहे। परंतु जब अजय ने देहाती लड़की से विवाह कर लिया तो मोना के तमाम ख्वाब पत्थर से टकराए शीशे की भांति टूटकर चकनाचूर हो गए। वह जल बुनकर रह गई। अजय मेडिकल का छात्र था। जब वह एमबीबीएस के अंतिम वर्ष में स्टडी कर रहा था तब अपने मित्र सोनू के विवाह में शरीक होने उसके गांव गया था। पर्वतों में टहलते बसे इस गांव के प्राकृतिक सौंदर्य को देख अजय को पहली नज़र में ही इस गांव से प्यार हो गया था। गांव के चारों ओर आच्छादित हरियाली, कूकती कोयल आदि ने अजय को इतना प्रभावित किया कि वह शादी के बाद भी कई दिनों तक अपने दोस्त के घर पर ही रुक गया था। अपने दोस्त के विवाह में ही अजय ने रेनू को देखा था। विवाह के 2 दिन पूर्व आयोजित संगीत संध्या में उसने रेनू को गाते और नृत्य करते हुए पहली बार देखा था। संगीत संध्या की रात को नींद ने अजय की आंखों से किनारा कर लिया। रात भर उसकी आंखों के सामने रेनू का चेहरा ही घूम रहा था। उसे लगा कि अब उसकी तलाश पूरी हो गई है। उसके दिमाग में जीवन साथी की जो तस्वीर थी उसी के अनुरूप रेनू थी। सोनू के विवाह के बाद अजय ने रेनू के बारे में छानबीन शुरू कर दी। रेनू बहुत ही संस्कारिक, सुशील और बुद्धिमान है। रेनू की आवाज़ बहुत ही मीठी और सुरीली है। वह बहुत अच्छा गाती है। राम ने अजय के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा अजय, पंडित जी मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं। उनकी दोनों बेटियां सुंदर, सुशील और सुसंस्कृत हैं। अगर रेनू तुम्हें पसंद है और उसे अपना जीवन साथी बनाना चाहते हो तो मुझे पंडित जी से बात करने में प्रसन्नता होगी। राम की बातों से अजय के मन में लड्डू फूट रहे थे। वह जल्दी से जल्दी मुंबई जाकर इस संबंध में अपने माता पिता से बात करना चाहता था। राम ने अल्पविराम के बाद कहा, बेटा कोई निर्णय लेने से पहले अपने माता पिता से एक बार जरूर बात कर लेना। हो सके तो उन्हें एक बार यहाँ लेकर आ जाना। जरूर अंकल, मैं कोई निर्णय लेने से पूर्व माता पिता से जरूर बात करूँगा और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पसंद ही मेरे माता पिता की पसंद होगी। अंकल, रेनू तो मुझे पहली ही नज़र में पसंद आ गई। मैं ऐसी ही लड़की को अपनी जीवन संगनी बनाना चाहता हूँ जिसका मन स्वच्छ कांच की तरह पारदर्शक हो, जिसके आर पार सहज देखा जा सके। रेनू का मन ताल के स्वच्छ जल की तरह निर्मल है, जिसके भीतर सहजता से झांककर तल को देखा जा सकता है। अंकल, सोनू के विवाह के दौरान हमारी कई बार मुलाकात हो चुकी है। मैं कल ही मुंबई जा रहा हूँ। आप चाहें तो रेनू के पापा से बात कर सकते हैं। अजय उत्साहित होकर बोल रहा था। ठीक है, मैं कल ही पंडित जी से बात कर लेता हूँ। राम ने कहा,
अजय ने मुंबई पहुंचकर अपने मम्मी पापा और भैया भाभी से इस बारे में बात की तो मोना भाभी क्रोधित हो गई। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा, अरे अजय, मैंने तो लवी से तुम्हारे लिए बात कर रखी है। मुंबई जैसे शहर में गांव की अशिक्षित और गंवार लड़की लाकर समाज में हमारी नाक कटवाओगे क्या? अरे भाभी, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था ना कि मुझे लवी पसंद नहीं है। मेरी और उसकी सोच में जमीन आसमान का अंतर है। भाभी, मैं सीधा साधा लड़का हूँ, जबकि लवी हाई फाई। अजय मुस्कुराते हुए कुछ कहने जा रहा था मगर मोना ने अजय की बात काटते हुए कहा, क्या बुराई है लवी में? दिखने में किसी हीरोइन से कम नहीं है। अच्छी पढ़ी लिखी, ऊंचे खानदान की है, हाई सोसाइटी से ताल्लुक रखती है। भैया, तुम्हें ऐसी लड़की दिन में चिराग लेकर ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। कहते हुए मोना मुंह फुलाकर बैठक से चली गई। अरे भाई, उसे अपनी पसंद की लड़की से शादी करने दो ना, तुम अपनी पसंद उस पर क्यों थोप रही हो? अजय के भाई रोहन ने मोना को समझाते हुए कहा, लेकिन तब तक मोना अपने कमरे में जा चुकी थी। 2 ही दिनों बाद अजय अपने माता पिता को लेकर रेनू के गांव पहुंच गया। रेनू सभी को पसंद आई। अजय की मम्मी ने तो रेनू के हाथ में शगुन भी दे दिया। चट मंगनी और पट ब्याह हो गया। मोना की नाराजगी के बावजूद रेनू इस घर की बहू बनकर आ गई। रेनू को विवाह के पहले ही दिन अपनी जेठानी मोना की नाराजगी का शिकार होना पड़ा। वह बात बात पर रेनू पर ताने कसती थी, लेकिन रेनू ने न मानो विनम्रता का चोगा पहन लिया हो। वह मोना के तानों पर चूं तक न करती, चुपचाप सहन करती रही। रेनू जानती कि शब्द से शब्द बढ़ता है, सो उसके लिए उस वक्त खामोश रहना ही उचित है। उसे विश्वास था कि समय सदैव एक समान नहीं रहता, यह परिवर्तनशील है। एक दिन उसका भी वक्त बदलेगा। समय बीत रहा था। मोना एक सरकारी बैंक में नौकरी करती थी, सो वह हमेशा अपना टिफिन खुद बनाकर सुबह 9 बजे अपनी स्कूटी से बैंक चली जाती थी और शाम को 5 बजे के आसपास लौटती थी। रेनू मोना से इस कदर नाराज थी कि वह उसके हाथ की चाय तक नहीं पीती थी। मोना के बैंक जाने के बाद ही रेनू का किचन में प्रवेश होता था। रेनू के सास ससुर मोना के इस तेज तर्रार स्वभाव से भली भांति परिचित थे, सो वह हमेशा खामोशी रहते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था, पर किसी को क्या पता था कि कोई अनहोनी उनके दरवाजे पर जल्द ही दस्तक देने वाली है। एक दिन शाम को बैंक से लौटते वक्त किसी टेम्पो ने मोना की स्कूटी को पीछे से जोर से टक्कर मार दी। मोना ने हेलमेट पहना हुआ था, इसलिए उसके सिर पर चोट नहीं आई, मगर उसके दाएं हाथ और बाएं पैर पर गहरी चोट आई थी। किसी भले व्यक्ति ने अपनी कार से मोना को नजदीक के अस्पताल में पहुंचाया था। अस्पताल से फोन आते ही अजय और रेनू तुरंत अस्पताल पहुंचे। मोना के पति रोहन ऑफिस के काम से दिल्ली गए हुए थे। अजय ने देखा कि मोना आईसीयू में है। डॉक्टरों ने बताया कि अभी वह बेहोशी की अवस्था में है, कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। हेलमेट की वजह से उनके सिर पर कोई चोट नहीं आई है, मगर वे घबरा कर बेहोश हो गई हैं। उसके हाथ और पैर में गहरी चोट लगी है, फ्रैक्चर भी हो सकता है। एक्सरे रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगा। कुछ ही देर बाद मोना को होश आ गया। डॉक्टर ने अजय को इशारे से अंदर बुलाया। अजय ने मोना को बताया कि वो बिल्कुल ना घबराए, उनके हाथ और पैर में ही चोट लगी है, सिर में कहीं चोट नहीं आई है। एक्सरे से मालूम पड़ जाएगा कि फ्रैक्चर है या नहीं। कुछ ही देर बाद डॉक्टर ने एक्सरे देखकर अजय को बताया कि मोना के दाएं हाथ और बाएं पैर में फ्रैक्चर है। उन्हें करीब 1 सप्ताह अस्पताल में रहना पड़ेगा। अजय ने फोन द्वारा रोहन को घटना की जानकारी दे दी। करीब 2 सप्ताह के बाद मोना को अस्पताल से छुट्टी मिली। अजय और रेनू के साथ मोना घर आई। घर के दरवाजे पर मोना को रोककर रेनू ने कहा, भाभी, अब तुमने अपने लिए 1 गिलास पानी तक नहीं भरोगी। डॉक्टर ने वैसे भी आपको पूरे 2 महीने आराम करने की सलाह दी है। फिर आपके एक हाथ और एक पैर पर प्लास्टर चढ़ा है, सो आपको अब आराम की सख्त जरूरत है। आज से आप मुझे कोई भी और किसी भी प्रकार का काम करने के लिए कहने में कोई संकोच नहीं करोगी। ऐसा मुझसे वादा करो, तभी मैं आपको घर के अंदर आने दूंगी। यह कहने के साथ ही रेनू बीच दरवाजे पर खड़ी हो गई। मोना की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने रेनू को एक हाथ से अपनी ओर खींचते हुए उसका माथा चूम लिया और रोंदे कंठ से बोली, रेनू, मुझे माफ कर देना। मैंने तुम्हें जाने में क्या क्या कह दिया और तुम्हें बेवजह परेशान भी बहुत किया। तुम पिछले 2 सप्ताह से सब कुछ भुलाकर मेरी सेवा में समर्पित हो गई। इतनी सेवा तो कोई सगी बहन भी नहीं करती। रेनू, तुम्हें घर में अभी आए 7 महीने ही हुए हैं।
पर तुमने अपनी मृदुल वाणी और विनय भाव से हम सबका दिल जीत लिया है। मुझे अजय की पसंद पर गर्व है। रेनू, तुम्हारे बर्ताव से एक बात मेरी समझ में आ गई है कि गांव की लड़की अशिक्षित हो सकती है मगर असंस्कारित नहीं। तुम पारिवारिक एटिकेट्स की जीती जागती मूरत हो। रेनू प्लीज, पहले तुम मुझे माफ कर दो तो ही मैं घर में प्रवेश करूंगी। भाभी, आप बड़ी बहन के समान हैं, जिसने अपनी छोटी बहन को डांटने और फटकारने का हक तो होता है ना, फिर भला मुझे बुरा क्यों लगेगा। आप माफी की बात कर मुझे शर्मिंदा ना करें, यह तो आपका विनय है। भाभी कहते हुए रेनू ने अपनी जेठानी को बाहों में भर लिया। अरे भाई, देवरानी और जेठानी की डायलॉगबाजी खत्म हो गई तो हम अंदर चलें क्या? मुझे और अजय को जोर की भूख लगी है। दरवाजे के बाहर खड़े रोहन ने अजय की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ भाई साहब, खत्म हो गई है हमारी डायलॉगबाजी। आप सब भीतर आइए, मैं भाभी को अपने कमरे में बिठाकर आप सभी के लिए चाय नाश्ता बनाती हूँ। कहते हुए रेनू ने अपने दोनों हाथ मोना की तरफ बढ़ा दिए, जिन्हें उसने कसकर पकड़ लिया और धीरे धीरे रेनू का सहारा लेते हुए अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी। अरे भाभी, आप कहाँ खो गई हो? अब तो आप मेरा हाथ छोड़ो ना, आपने कब से इसे कस के पकड़ रखा है। आपको बैंक जाने में देर हो रही है। रेनू ने कहा, ओ सॉरी रेनू, मैं तो अतीत में ही पहुंच गई थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।